दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे ज़िक्र किया कि हम एक नया टॉक शो अ, आपके सामने लाने जा रहे हैं कि जिसमें लोग जम्बी जी की जो कंपोजिशंस की जो आर्ट थी, जिसके बारे में आपसे बातें बताएंगे। वो श्रृंखला का जो पहला आर्टिस्ट रहेगा, उसका नाम है रजत दौलतिया, जिसको लोग जुप्पू के नाम से भी जानते हैं। जुप्पू ने एक लंबा अरसा एड वर्ल्ड में बिताया है। जुप्पू एक बहुत अच्छा कंपोज़र भी है और उनके पिताजी वो एक बहुत बड़े संगीतकार थे और उन्होंने भी एक लंबा अरसा फिल्म इंडस्ट्री में बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर और असिस्टेंट के तौर पे उन्होंने बिताया है। उनका नाम है दिलीप ढोलकिया, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो रजत, जिसको हम जुप्पू के नाम से जानते हैं, वो उन्हीं का बेटा है और वो हमारे साथ में उनके ख्यालात जगजीत जी की कंपोजिशंस की आर्ट के बारे में हमसे शेयर करेगा। तो जल्द ही मिलते हैं रजत दौलतकिया से। नमस्कार, खुशामदीद, वेलकम। और जैसे कि जगजीत जी बोलते थे, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आज जो हमने पिछली बार मैंने आपसे एक छोटी सी बात शेयर की थी, हम एक नया पहलू जगजीत जी के लाइफ का आपके सामने लेके आ रहे हैं। जगजीत सिंह वी डोंट नो। तो आज वही सिलसिले को कायम रखते हुए आज के हमारे जो पहले मेहमान हैं, वो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। उन्होंने मित्रों पिछला काफ़ी वक्त उन्होंने म्यूज़िक के साथ में और एडवर्ल्ड के साथ में गुजारा है। उनकी परवरिश भी एक बहुत बड़े म्यूज़िकल फैमिली में हुई है और हम लोग एक फैमिली फ्रेंड हैं। तो मैं आप सब लोगों को आज मिलवाने जा रहा हूँ एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही विचक्षण म्यूज़िक डायरेक्टर, कंपोज़र, अरेंजर एंड व्हाट नॉट्स। मित्रों, उनका नाम है रजत दौलतकिया, जिनको हम प्यार से जुकू कहते हैं। सी आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। और हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। मैं चाहता हूँ कि रजत आपसे जो वक्त उन्होंने जगजीत जी के साथ में गुजारा है म्यूज़िकली, वो आपके साथ में शेयर करें। रजत, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो नया एक पहलू है वो हम आपसे ही शुरू कर रहे हैं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जो बात आप बताने जा रहे हो वो शायद लोगों ने अभी तक सुनी नहीं होगी या तो महसूस नहीं की होगी। तो प्लीज़ हमें जगजीत जी के बारे में, आपने जो वक्त उनके साथ में गुजारा है, आपने शायद एक वो फिल्म में एक गज़ल भी उनसे गवाई थी, फिराक। उसके बारे में भी कुछ बताएं। तो मैं एक्चुअली तो हमारे लिए जगजीत जी जो है वो स्कूल है गज़ल की। और मेन चीज़ क्या है कि गज़ल की जो बंदिश है, गज़ल का ट्यून आगे आ जाता है और उनके जो कैसे कहना है गज़ल को, कि जो तलफ़्फ़ुज़ से लेके कैसे वो गज़ल को जो कहन के मीन्स बनारस में उसको कहन बोलते हैं, वाह! कि कैसे वो आप कम्युनिकेट करते हैं थ्रू लिरिसिज्म। तो गज़ल पीछे रह जाती है और ये जो उसकी गज़ल की जो धुन है वो आगे चली जाती है। दोनों का साथ का मिला। और आप जब गज़ल सुनते हैं तो आप वो शायर को ही सुनते हैं, आप वो गज़ल जो जिस धुन में जो कही गई है वो धुन को पहले नहीं सुनते। ये जो टेक्निक, ये जो पूरी जो उनकी जो पेशियत है, मीन्स जैसे जिस तरह से परफॉर्मेंस है, वो एक हमारे लिए जो सबसे पहली एक जो ये स्कूल आई, वो स्कूल जो डेवलप की वो जगजीत जी ने डेवलप। वाह! लेकिन अंदरूनी जो आपकी जो आवाज़ है,
वो सबसे पहले मैंने सुना जो खुद की कंपोजिशन, वो जगजीत जी जब पहली जो गज़ल सुनाई, वो सुनी हमने भी मेरे ख्याल से। नहीं वो एक 45 की, अरे एलपी थी, मैं 30 पहले क्या था वो हमारे यहाँ ग्रामोफोन था, हाँ, तो ग्रामोफोन में वो 33 की के स्पीड की जो है, अब इसको एलपी लॉन्ग कई बॉन्ड प्ले कहते थे। तो वो लॉन्ग प्ले 45 मिनट से 1 घंटे तक वो लॉन्ग प्ले का वो रहता था। Correct. उसमें पूरी आप जो ये जो फिर मैंने वो देखा तो एक बहुत बम्बई में एक बहुत पॉपुलर स्टूडियो है वेस्टर्न आउटडोर, जो जहाँ बहुत नई किस्म के इक्विपमेंट आए थे, जो नॉर्मली जो फिल्म के सॉन्ग्स हैं वो सब होते थे उनके जो पॉपुलर स्टूडियो है, लेकिन वेस्टर्न आउटडोर में कुछ अलग तरीके से एक वो लोगों की ख्वाहिश थी कि अलग तरीके से साउंड पेश करें। मेरे ख्याल से दमन सूद सामने नहीं थे, और मेरे ख्याल से दमन सूद साहब एक पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने साउंड इंजीनियरिंग जैसे एक सब्जेक्ट को एक ओहदा दिया है, क्योंकि उसके पहले किसी को पता नहीं था कि साउंड इंजीनियरिंग क्या होता है या साउंड इंजीनियर क्या होता है। हाँ, मगर दमन जी वो इंसान है जिन्होंने साउंड इंजीनियरिंग को एक अपना एक मकाम दिया है। जी जुको आपको तो दमन जी एक तो बहुत रूटेड लेवल पे जाके इन्होंने साउंड को स्टडी किया है। अभी उनकी एक स्कूल भी है, डिजिटल एकेडमी। हाँ, ओके। तो कैसे इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे रिकॉर्ड करना, उस इनका माइकिंग कैसे करना, जैसे आप दमन जी का एक भी कोई भी रिकॉर्डिंग सुने तो आपको ऐसा ही लगे कि ये सामने ही बज रहा है। वाह, ये जो जो चीज़ है वो इन्होंने डेवलप की है। तो वहाँ ये जगजीत जी ने रिकॉर्ड किया था ये एल्बम, मेरे ख्याल से पहला एल्बम शायद वो आप अनफॉरगेटेबल की बात। अनफॉरगेटेबल। हाँ, तो अनफॉरगेटेबल में एक गजल बात निकलेगी। हाँ, हाँ, मुझे पता है वो इंसिडेंस। तो अ, जब वो पहली बार जब हम लोग सुने और पहली बार जब वो गजल पहले वो गिटार के कॉर्ड्स बजते हैं, करेक्ट। एंड इसके बाद एक जो आवाज़ जो आती है बात भी, तो वो जो बान जो है वो अपना जो एक हर एक जो पेट से जो अंदर से एक जो आवाज़ निकले पूरी, वो ब्रह्मरुंद से जो आवाज़ निकलती है, करेक्ट। वो ऐसा एक साउंड। हमारा तो वो इतना महंगा स्पीकर भी नहीं था, बट वहां से भी एक ये जो बात जो एक जो आया। तो मैं एक बात आपसे बताना चाहूँगा, जब जुकू ने बात छेड़ी है, ये उन दिनों की बात है जब मतलब ग्रामोफोन बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था, मगर उन दिनों में जुकू ने अपने आप दो बढ़िया स्पीकर बनाए थे। तो वो स्पीकर उसने ग्रामोफोन के साथ में अटैच किए थे। जब ये एलपी नई नई आई थी, तो जब मैं अचानक से पहुंच गया वहाँ पे, तब वहाँ पे आपने नाम सुना होगा, मेरे ख्याल से उदय भी साथ में था। हाँ, उदय, रोबिन देसाई, फिर राजीव संजीव मेहता, हम सब लोग, ये सब लोग बैठे थे। मैं वहाँ पे जा चुका था। ये लोग एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि जुकू ने दरवाजे वगैरह सब बंद करके हमें वो चीज़ एक्सपीरियंस करवाई उसके स्पीकर में कि देखो ध्यान से सुनो। उन्होंने ये टाइटल बजाया, बात निकलोगी तो फिर दूर तक लग जाएगी, और जब वो शुरू होती है तब उसके सामने एक मोमबत्ती जलाई। तो जब जगजीत जी बात बोलते थे तो मोमबत्ती की लौ है ना, ऐसे झुक जाते ही जाती। तो ये बात थी बात में, उनकी आवाज में, ये जुगू। तो ये जो पूरी जो खरच से लेके पूरी जो फ्रीक्वेंसी जो गले से जो प्रोड्यूस होती थी, वो सिर्फ मैंने एक ही गला अभी तक सुना है। वाह वाह वाह, क्या बात। एंड वो गला वो कायम रहेगा, और वो जगजीत जी का है। जुगू कुछ या आप अपने जो फिल्म की थी फिराक, उसके बारे में कुछ बताएं, और उसके बाद में आप हमें आपकी पसंदीदा गजल कौन सी है जिसमें आप लोगों को, उनके चाहने वाले को कुछ बताना चाहेंगे? तो ये एक नंदिता दास ने एक फिल्म की थी, थोड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट था,
तो इसमें एक कैरेक्टर था, वो एक सूफी आदमी है, वो अपने ही कुछ इसमें इनमें जीते हैं। तो अ, ये मैं पूरी तो आपको वो स्टोरी सुनाऊंगा नहीं, लेकिन अहमदाबाद में एक बहुत बड़े उर्दू शायर रहे हैं, अच्छा। वली अहमद वली। जी जी जी, हाँ। तो उनकी एक मज़ार हुआ करती थी। वो हमेशा वहाँ से जब गुजरते थे नमाज पढ़ के, तो वो जो वली अहमद वली की जो दरगाह थी, वहाँ वो अपना वो करके फिर आगे बढ़ते थे। तो एक ऐसा एक सिचुएशन आई कि जब वो नमाज पढ़ के जब अपने घर वापस आ रहे थे, तो वो मज़ार इन्हें दिखे नहीं। फिर वो फिल्म की स्टोरी के हिसाब से अंदर जो एक कहानी होती है कि वो मज़ार क्यों नहीं दिखी, लेकिन जैसे अपने खुद को ही मिस कर रहे हैं, वाह वाह वाह। ऐसे ही इनको लगने लगा। क्योंकि वो एक सिस्टम में आ जाए। अरे ना, तो एक उदास से हो गए। तो उदास से हो गए, तो फिर जब घर पे गए तो तब वो वली अहमद वली की ये जो जो गज़ल है, वो उनके ज़हन से निकल पड़ी। अच्छा, क्या ये गजल का तो क्या था, मुखड़ा क्या था? गुजरात के फिराक सू है खार खार दिल। वाह। तो अभी ये तो मैं इनका बैकग्राउंड म्यूजिक एंड वो सब कर रहा था, तो अभी ये बीच में एक ऐसी सिचुएशन आई। तो मैं अपने मेरे यंग एज में मैं सब गज़लें वो सब कंपोज करता था। तो थोड़ी बहुत तो इन्होंने बोला कि यार ये आप कीजिए, एक एक खास करके एक वॉइस ढूंढनी है जो कैरेक्टर में फिट हो जाए। तो मैंने बोला कि वो तो सिर्फ एक ही वॉइस हो सकती है, वो है जगजीत जी। क्या बात है। अभी यार मैं तो यार इतना बड़ा फैन, क्योंकि मैं पूरे ग्रामोफोन के अंदर ही घुस जाता था जब उनकी एल्बम चलती थी। तो अभी यार अप्रोच कैसे करें, तो लकीली क्या हुआ कि इनका एक खुद का स्टूडियो था। तो वो स्टूडियो में ही हम लोगों को वही स्टूडियो मिला जो जगजीत जी इनके ऑनर है। करेक्ट। तो वो स्टूडियो का मैं नाम भूल गया, संगीत। संगीत करके एक जो स्टूडियो। तो वो स्टूडियो में मैं बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहा था। एंड फिर जब हम लोग सब म्यूजिशियन के साथ पहुंचे, एंड जब मैं गया तो एक ऐसी एक ज़बरदस्त एंट्री हुई हमारे स्टूडियो में कि मैं तो पागल रह गया, क्योंकि मैं इतना बड़ा फ़ैन, इतना पर्सनलाइज तरीके से मिला नहीं हुए। तो मैंने इनसे बताया कि बस आशीर्वाद दीजिए और मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए कि ये कुछ काम अच्छी तरह से हो जाए। तो फिर ये बताया कि इट वाज वेरी इजी टू वर्क विद। अरे एकदम ज़बरदस्त। मेन क्या है कि तब मैंने एक चीज़ ये नोटिस की है कि जो भी कलाकार है, वो कोई भी गांभीर्य को भी अगर जो वो सब्जेक्ट गंभीर सब्जेक्ट है, लेकिन वो गंभीर सब्जेक्ट के अंदर जो इनबिल्ट ह्यूमर नहीं है, हाँ हाँ, करेक्ट। तो क्या है वो ऐसा खोखला सा हो जाता है। वो फिर वो दुखी दुखी लगता है यार, तो वो दुखी बोर करता है। लेकिन आप जगजीत जी में आप जो इवन लाइव परफॉर्मेंस और वो भी आप सुने, तो बीच बीच में ह्यूमर एंड जोक्स जो आप बीच बीच में आते हैं, करेक्ट करेक्ट। और अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस सुनाते हैं, लोग हमेशा हंसते रहना। हाँ। मीन्स एक ये मनोरंजन है, ये एक आनंद की प्रतिभाषा है। वाह वाह वाह। तो जब आप जो गजलें हैं जिसका एक सीरियस एक मूड है, लेकिन उनको हंस के कैसे वाह, पेश किया जा पेश किया जा सकता है, तो वो सीखे तो यार जगदीप। वाह। मेरे ख्याल से तुम्हारा पहली बार जब मिलना हुआ था जय, तब तो टर्बन बांध के आपके घर पे आए थे। तो जुकू के डैडी, मैं आपको बताऊं कि उनका बहुत बड़ा नाम था, स्वर्गस्थ श्री दिलीप भाई धौलकिया।
और जिनका खुद का इंडस्ट्री में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत अच्छा खासा नाम है, जिन्होंने कई सारी गुजराती फिल्मों में म्यूज़िक दिया है। और दिलीप भाई ने बहुत सारे जो ख्यातनाम म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनके साथ में काम किया है बतौर उनके असिस्टेंट। उनमें से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का बहुत बड़ा नाम है। एम आई राइट जुगू? हाँ, एकदम। See, I'm born in 57, means I think I must be around, I think 69, 70s के आसपास। तो अपना फिर मेरे पिताजी ने और वो 2-3 चीज़ें सुनाई, थोड़ी पंजाबी फोक चीज़ें भी सुनाई, गज़लें सुनाई। हाँ, तो मेरे पिताजी तब उनके खास दूसरे दोस्त थे, वो भी बहुत म्यूज़िक में माहिर, अजीत मर्चेंट। हाँ, तो इनको फ़ोन किया कि अरे बॉस, क्या आवाज़ सुनी है। तो वो एकदम शेयर करने लगे। फिर अजीत भाई ने इनको जब एक फिल्म की एक परच की एक धुन है, वो जगजीत जी से गवाई। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जुकू जो बात कर रहा है कि दिलीप भाई ने जो बंदे से बात की उनका नाम था अजीत मर्चेंट। अजीत मर्चेंट इज़ द पर्सन जिन्होंने जगजीत जी को पहली बार प्लेबैक सिंगिंग का मौका दिया। दैट फिल्म वाज बहुरूपी, एंड फॉर्चुनेटली वो फिल्म मेरे चाचा जी, मेरे डैडी के बड़े भाई ने प्रोड्यूस की थी। और उसका वो गाना था मेरे ख्याल से लागी राम भजन नहीं लगती। जी जी जी। तो एन फिर अजीत बच्चन के साथ तो जगजीत जी के इतने जबरदस्त ताल्लुकात रहे कि जगजीत जी को एक गजल का एक एल्बम करना था। मेरे ख्याल से खामोश की ऐसा कुछ एक नाम था। तो एक जो गजल है वो पूरी फिल हारमोनिक ऑर्केस्ट्रेशन के साथ क्या? अजीत भाई ने अरेंज किया। अच्छा, वो मैंने जब हम लोग अजीत काका करके बुला, हाँ, तो इन्होंने वो हमें सुनाई थी कि यार ये सुनो। तो बहुत बहुत कमाल की है वो, इतना प्रचलित नहीं हुआ, लेकिन मैं ट्राई करूंगा उनको ढूंढ के, जो उनकी जो पूरी जो अरेंजमेंट है, जो जगजीत जी ने जिस तरह से गाया। मेरे ख्याल से जगजीत जी ने एक एल्बम में ये बातें शेयर भी की थी कि उनका एक जो टाइटल है उनको बहुत पसंद आया था, और उन्होंने पब्लिकली बोला था कि ये क्लासिक कंपोजिशन है। जो बाद में उन्होंने एक यूनिवर्सल से एक एल्बम रिलीज हुआ था, लाइव स्टोरी। हाँ उसमें वो उन्होंने उसका मुखड़ा गाया था, और फिर उन्होंने बताया था कि ये गज़ल को आप जल्दी ही कोई एल्बम में सुनोगे। हाँ। अच्छा, गजल थी, आपकी ये जो गज़ल थी वो क्या, जो फिराक की बात कर रहे जो फिराक की जो गजल थी, वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं अभी जगजीत जी के यहाँ ये सब कुछ मैं घर से प्रिपेयर करके गया कुछ पूर्वी रात में। तो प्रिपेयर करके गया, तो अभी जब सामने बैठे तो मैं तो सब भूल गया। हैं? जो घर जो प्रिपेयर करके जो हारमोनियम में खास बना के आया था पूरी रात, उसमें वो मेरा ट्यूनिंग में वो सब लगा था, सब भूल गया है। पर्सनालिटी है यार, हाँ। बड़ा पर्सनालिटी है। हाँ तो बताइए करके। तो यार हमें तो यार फिर भी हमें तो वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है बोलने के लिए। हाँ, वो तो वैसे ही बोल देते थे। अरे तो मैंने बोला कि बस ऐसे ही एक सिचुएशन है, और वो जब हमेशा वो यहाँ से गुजरते हैं, मज़ाक दिखती ही है, बहुत उदास हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन बताई। तो 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 उनके जो प्रोड्यूसर के जो जिनके जो प्रोडक्शन हाउस के जो मैनेजर थे, वो भी मेरा निसाई। तो इन्होंने बताया कि वो कुछ ये घर से कुछ लेके आए कंपोज करके। मैंने बोला यार आपके सामने अभी मैं कुछ जो घर से जो लेके आया वो लंच बॉक्स का डिब्बा थोड़ी है, घर से आना। आपके साथ शेयर कर। अरे यार आप तो खुद पूरा साइक्लोपीडिया है, जी जी। इतना ज्ञान और जबरदस्त। तो मैंने बोला कि ऐसे ही, फिर मैंने वो गजल तो नहीं, लेकिन मैंने एक आइडिया बताई कि एक मेरे पूर्वी में थोड़ा तो आप बजा के सुना सकते तो गुजरात के फिराक सू है
खार खार दिल गुजरा। बहुत अच्छे। मेरा जरा सुर ऊपर का है, बट जो जब जगजीत जी ने जो गाया है वो नीचे के स्वर में जो इस ग्रे वाह वाह, और जो पेन क्या बात, कैरेक्टर का है वो आपको वाह वाह। वो मिलेगा। तो मैं ऐसे ही प्रिपेयर करके गया था तो सुना है, तो मैंने बोला कि ऐसे ही कुछ ये ऐसे शुरू होता है, मुखड़ा ऐसे ही शेर किया। फिर तो अभी अंतरा कैसे बनाया, तो बस वो गंधार से शुरू हो गए वो। फिर इन्होंने बोला कि ये दूसरा अंतरा कैसा है, तो मैंने बोला कि बस पंचम से ही ऐसे ही कुछ किया है, अंतरा वो गा लिया। तो उसके 6 अंतरे की गजल इन्होंने पूरी गा ली, और वो पूर्वी जो राग है वो निकलता गया। हाँ, और गजल जो है वो पनपती रही। एंड फिर उनको भी रियलाइज हुआ कि यार ये तो कुछ कुछ हो गया, क्या बात, क्योंकि जो जब जो परफॉर्म करता है वो साथ साथ में श्रोता भी होता है, वाह 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 वाह, क्या बात। तो उनका जो श्रोता है वो जागरूक हो गया है कि यार ये तो गजब हो गया। लेकिन तुम यार क्या कर रहे हो यार, आप म्यूजिक कंपोजर हो कि म्यूजिक मैनेजमेंट में हो यार? अरे मैंने बोला कि आपकी जान से आपकी जान से ही सब निकल रहा है, वाह वाह, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी अभी देखो कि सीखते सीखते भी एक जो ह्यूमर जो है वो ह्यूमर की जो कायम रहती है, और कैसे अंदर तक कोई भी जो किसी को जो कुछ कहना है वो पहुंच जाती है। वाह वाह वाह, ऐसे ही रिवर्सल चीज अलग से होती थी कि जो उनको जो चीज सुनाती थी 2000 या 1000 ऑडियंस बैठा हो, हर एक के कान में उनकी आवाज पहुंचती थी, यस, भले 1000 लोग इकट्ठे हुए हैं। तो वो जो मैंने जो आपको बताया कि जो कहन जो कैसे गजल को पेश करना है, वो एन हर एक जो तलफ्फुज उच्चारण को कहाँ कहाँ उसको वजन देना है, कि फॉर एग्जाम्पल गजल की बेर होती है, गजल की एक मीटर होता है, तो वो जो मीटर होता है वो मीटर को सुन के वो इतने वो गुणी आदमी थे कि ऐसे ही गजल ऐसे देखते थे तो पूरा मीटर इसके अंदर पहुंच जाता था। तो वो गजल का जो अंदरूनी एक मीटर है, जो मीटर में जो गजलकार ने जो लिखा है वो उनको बरकरार रखते हुए कैसे कंपोजिशन इनमें आए, ये जैसे धुन में एक गजल जो पेश करनी है वो सब निचोड़ के साथ कैसे निकले, निचोड़ के साथ वो गजलकार की जो अंदरूनी जो मेरे ख्याल से है ना, जो कुछ जगजीत जी मुझे हमेशा बताते थे कि जब आप गजल कंपोज करते हो तो जो शायर का जो थॉट प्रोसेस होता है ना उसको भी बरकरार रखना होता है आपको। हाँ, क्योंकि उसमें मुझे जगजीत ने ये सारी बातें उनके साथ में रह के मैंने सीखा कि वो जो बहर होती है, जो उसकी लिमिट, जो उसका मीटर होता है, वो हिसाब से वो उसका छंद पकड़ते थे। हाँ, फिर छंद के हिसाब से गजल का मूड, और वो हिसाब से फिर उसका ताल सिलेक्ट करते थे। हाँ, तो ये सब छोटी छोटी चीजें उन्होंने कहा था कि कभी भी जो कंपोजिशन है वो कभी भी शब्द के ऊपर नहीं जानी चाहिए। उनका ये हमेशा बहुत ये बहुत रहा था। नहीं वो इसके लिए तो इतने महान अभी तक गूंज रहे हैं कानों में। हाँ, कोई और वो ये इमॉर्टल जर्नी है इनकी इमॉर्टल जर्नी है। कोई अच्छी गजल जगजीत जी की अगर तुम्हें याद है, जो तुम्हें मैं बहुत अभी एक लाइव कॉन्सर्ट में अभी आपने ही भेजी थी मुझे, जी, वो धुआं उठा सा, हाँ, तो वो मैंने एक साउंड ट्रैक के साथ सुना था, लेकिन इनका एक लाइव परफॉर्मेंस, और वो परफॉर्मेंस में इन्होंने एक राग जो है, सबसे पहले तो मुझे लगा कि ये शिवरंजनी से शुरू हो रहा है कि कहाँ से शुरू हो रहा है, फिर मारवा लगा, फिर यहाँ से वो बसंत बहार में पहुँच गए। इतनी रागदारी और इतने वेरिएशन
और इतना सहज तरीके से एक राग चेंज करके दूसरे राग में उसको जचना भी कहते हैं जो। तो अभी मूर्छन क्या है कि मूर्छन में जब ये जो मैं वापस वो फिराक के समय में आता हूँ कि जगजीत जी एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो अमृतसर से वो अपना एक प्रोजेक्ट गुरु मान्य ग्रंथ, हाँ गुरुदनाथ, करेक्ट। तो जो उनके जो आई थिंक विहंग कम्युनिटी के वो जो शब्द और वो जो पढ़ते जी 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 जी, वो लोग भी बहुत गुणी होते, तो वो लोगों का वो 4-5 आए थे, तो जगजीत जी हारमोनियम के साथ एक कुछ सुना रहे थे उनको, तो उनमें जो स्केल में फॉर एग्जांपल जो एक राग है, वो राग को दैवत को सा बना के वही राग वही गाएंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो अलग राग हो गया। वाह वाह, तो इनको है ना मूर्छना बोलते हैं, मूर्छन। करेक्ट। तो मूर्छन की जो ताने हैं, तो वो अपना फॉर एग्जांपल आपने मारवा आप गा रहे हैं और दैवत को सा कर दो, शुद्ध दैवत को, जी, तो वहाँ से शिंगन्नी हो जाएगा। और जो दोनों गंधारे वो ऋषभ एंड जो यानी इनका कोमल गंधार, अपना शिवरंगी का कोमल गंधार, वो मारवा हो गया। तो अभी क्या है कि ये जो सडनली शिवरंगी से आप इसके अंदर मारवा भी देखें, लेकिन ये जो गजल थी इसमें तो इन्होंने कुछ मेघ मल्हार भी अंदर सुनाई दिया, इसके अंदर मेरे को ये बसंत बहार सुनाई दिया। एंड जिस तरह से वो जो परफॉर्म किया है वो आपके साथ भी थोड़ा बहुत शेयर करेंगे अगर जो वो ट्रैक लाइव परफॉर्मेंस का ना। हाँ है जरूर, हम आपसे शेयर। तो ये जो चीज़ जो है ना वो सीख के तो आप गुरु सिखाते हैं, लेकिन ये जो है ना अल्लाह ताला की दुआएं होती है, ये ब्लेसिंग्स से ही आती है। मूर्छन के अलग अलग जो प्रकार है, और वो जब संत लोगों को जो वहाँ के जो इनको जो सुना रहे थे, और वो भी बहुत जानकार होते हैं, क्योंकि आप अमृतसर जाए और वहाँ आपको इतने अप्रचलित और इतने रूटेड लेवल के आपको राग सुनने मिलेंगे। मेरे ख्याल से जो जैसे रविंद्र संगीत है, वैसे भी ये जो शब्द है गुरुबानी है जिसको कहते हैं, गुरुबानी, उनमें उनकी भी सारे शब्द के राग वगैरह सब फिक्स है। ऐसा वहाँ भी एक कल्चर है, वो अपना सिख कल्चर। जी जी जी, जो तो वहाँ जो गुरु नानक की जो वो है और जो गुरबानी है, वो ये लोग जो सुनाते हैं, इसमें आपको बहुत अच्छी खासी प्योरिटी मिलती है। एक जब हम लोग feel करते हैं आप। जब हम लोग जब प्योरिस्टिक जब म्यूजिक की बात करते हैं, जी जी जी, अभी वहाँ बचपन से जगजीत जी अपना वो सुनते आए हैं, हाँ उनका, और जो राग रागिणी सब शरीर के अंदर जा रहा है, और ब्लेसिंग्स है। तो ये ब्लेसिंग्स की वजह से ही ये ऐसी जगजीत जी से जो हम लोग परफॉर्मेंस सुनते हैं वो हो सकता है। वो अभी आप कितनी भी तालीम ले, और हाँ वो तालीम से नहीं आती बात, तालीम स्कूल से में नहीं सिखाई जाती। वो ये ऐश्वर्य देन है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपने आप को कैसे अपग्रेड करते हो, ब्लेसिंग्स, ये he was a blessed soul। हाँ डेफिनेटली। एंड जब ये कुलदीप जी जब मेरे साथ सटन उनकी जो ओल्ड रिकॉर्डिंग जो वो सुना देते, तो सटन वहाँ पंजाब के रेडियो स्टेशन में इन्होंने गाया है। एंड तो क्या है कि वो जो पूरी जो स्टाइल जो थी इनकी, जो उनका जो घराना था, वो तो तय हो गया था। करेक्ट। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या है कि जैसे जैसे गैलरी मिलती है, ऐसे जो आर्टिस्ट जो जिस तरह से पनपता है, वाह वाह वाह, ऐसे वो आपको मिलेगा कि कैसे वो एक ही फॉर एग्जांपल 20 साल पहले एक जो गजल गाई है, हाँ, और 20 साल के बाद जो गाते हैं, तो वो जो ग्रोथ जो है, हाँ और
कैसे लोगों तक पहुंचे और लोगों के पास पहुंच जाए, वो कैसे, वो एक कलाकार भी खुद, कलाकार को खुद को भी एक डेवलपमेंट कलाकार। हाँ, मेरे ख्याल से लाइव उसमें जब वो परफॉर्म करते रहते थे ना, तो जुकू मुझे ऐसा लगता था कि हर बैठे हुए बंदे को ऐसा लगता था कि वो उन्हीं के लिए गा रहे हैं। हाँ, वो एक कमाल की बात थी। और मजा ये है कि दो अलग प्रकार की एक इन्होंने गायकी डेवलप की थी। वाह। क्योंकि एक तो खास एक मैं बात बताऊं, वो साउंड को लेके बहुत इट वाज वेरी पर्टिकुलर, और नॉलेज, बहुत कमाल का नॉलेज था साउंड का। तो इनका सिंपल एक प्रिंसिपल था कि जो कान से मैं सुन रहा हूँ वो यार वो मेरे स्पीकर तक पहुंचना। वाह वाह वाह। तो करेक्ट। वो एक Simple. कमाल की। तो अभी इसके लिए ही ये जो वेस्ट आउटडोर में जो दमन सूद ने जो रिकॉर्ड किया, लेकिन जी, जी, उनकी जिद होगी जगजीत जी की हाँ कि मुझे ये प्रकार का ही जी चाहिए। हाँ। और दूसरा, इनको थोड़ा मीन्स वेस्टर्न नॉलेज भी था, तो वो अपने गजल के जो कॉर्ड्स जो है ना, वो कॉर्ड चार्ट बिना ऐसे ही लिख लेते थे पेपर पे। तो वो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, जी क्योंकि मैं एक ऐसे काम में जुड़ गया था। एक एशियन पेंट में वो ब्रांड एम्बेसडर थे एशियन पेंट में। तो सब्जेक्ट ये था कि ये जो 7 जो रंग है मेरी दीवार के, इसमें मेरे 7 सुर समा वाह, है। वाह। ऐसा एक सब्जेक्ट में एक एड फिल्म। जगजीत जी बहुत बार बोलते भी थे कि जैसे 7 रंग है, 7 आसमान है, 7 स्वर है, हाँ। वैसे ही हम लोग स्टेज पे भी 7 म्यूजिशियन है। क्या बात है, वो सप्तक की मजा है पूरी। तो ये मैं जो साउंड की बात कर रहा था, तो वो साउंड एंड उनकी पीछे की हारमोनी और उनके बीच में अगर जो वो जो हारमोनी अगर जो वो धुन के साथ जो क्लैश हो रही है, तो वो इमीडिएट वो चेंज करवा देते जो भी म्यूजिशियन बजाता है। जी। तो वो जो अरेंजमेंट का भी जो नॉलेज जो है हाँ वो बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने 2 अलग प्रकार की गायकी डेवलप की थी, एक तो लाइव परफॉर्मेंस की और दूसरे स्टूडियो परफॉर्मेंस की। तो स्टूडियो परफॉर्मेंस में किस तरह से ये जो वॉइस है इसमें मृदुता कैसे रहे और मृदुता के साथ वो पावर कैसे रहे। तो वो हिसाब से वो माइक को, इनका अलग ही एक वो स्टाइल था माइक को फेस करके करेक्ट। स्टूडियो के अंदर गाने का। हाँ। और दूसरा, क्योंकि उनको पता है कि ये कॉर्ड्स क्या बज रहे हैं, तो वो हिसाब से उनकी श्रुतियाँ भी बदल जाती थी। वाह वाह वाह। सी, आप हारमोनियम के साथ जब गाते हैं तो हारमोनियम के जो स्वर होते हैं वो उनके पास रहते हैं, लेकिन जब हारमोनीज जो होती है और हारमोनीज के हिसाब से कैसे ये जो तान पलटे हो, वो एक गुणी आदमी ही कर सकता है। तो वो नॉलेज बहुत काम आता है जब आप स्टूडियो रिकॉर्डिंग। इसके लिए आप कोई भी गज़ल उठाइए, अब इनकी एल्बम ऐसे फैला दीजिए और आप कोई भी एल्बम आप उठाइए, तो उसमें ये जो खासियत है आपको मिलेगी कि अरेंजमेंट के साथ वो जो सिंगिंग कैसे घुल मिल के जा रही है, हाँ वो बहुत बड़ी बात है। करेक्ट। एंड बस बहुत सीखना है। ये जैसे जैसे सुनते रहेंगे उनके गाने, उनकी कंपोजिशन, तो ये जो है वो एक अलग स्कूल है। ये स्कूल हमें हर एक टाइम हम जब सुनते हैं तब वो गायकी हमें सिखाती है। वाह। कि कैसे इनको फॉलो करना चाहिए। ये शुद्ध गायकी है, और वो शुद्ध गायकी में अल्लाह ताला का ब्लेसिंग्स है, दुआएं हैं। तो दुआओं के साथ जो गाना जो लोग गाते हैं, तो हमारे लिए तो वो दवा बच जाती है। तो वाह, क्या बात है सुकू। थैंक यू यार कि आज आपने बहुत सारी बातें लोगों को बताई, उनके फैन को बताई, जो शायद ये कभी और किसी से सुन पाते। अरे तो दोस्तों, ये थे रजत ढोलकिया। कोशिश करेंगे कि कुछ और दिन में हम एक दूसरे आर्टिस्ट से आपको रूबरू करवाएंगे एक नई गज़ल के साथ में। तो मिलते हैं। थैंक यू।
गुजरात के फिराक सू है, खार खार दिल गुजरात के फिराक सू है, खार